नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम प्रदेश की जानी मानी हस्ती से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हमारे साथ है योगाचार्य अचल मेहरा जी। आज हम उनसे जानेंगे योग के बारे में तो बहुत सी बातें, लेकिन योगाचार्य बनने से पहले उनके जीवन के सफ़र के बारे में हम उनसे जानेंगे। स्वागत है आपका अचल मेहरा जी हमारे कार्यक्रम में। और मैं जितना आपके बारे में जानती हूँ कि आप एमएससीटी से इंजीनियरिंग किया आपने, उसके बाद फिर आप आईआईएम अहमदाबाद से आपने एमबीए किया और उसके बाद फिर आप मीडिया में गए नेशनल ज्योग्राफी में, और फिर वहीं जो हमारे मध्य प्रदेश का बंसल न्यूज़ एक प्रतिष्ठित चैनल है जिसके फाउंडर आप हैं, जिसको इस्टेब्लिश आपने किया और वो अभी बहुत अच्छा रन भी कर रहा है। तो और उसके बाद फिर आप सितार भी बजाते हैं, फिर आप अभी योग भी सिखाते हैं। तो ये सब इतनी वैरायटी आपके लाइफ में है, ये कैसे शुरुआत ही इन सब जगह अलग अलग जगह आप कैसे कैसे पहुँचे? नमस्ते सुषमा जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके दर्शकों से रूबरू हो सकूं। तो सबसे पहले मैं अपनी जीवन के बारे में थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। स्कूलिंग भी मैंने यहाँ केंद्रीय विद्यालय से करी, उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने एमएससीटी से की। उसके बाद मैं फिर आईआईएम अहमदाबाद में चला गया और फिर कॉरपोरेट जगत में मैं करीब 10 साल पेप्सी में, सोनी में काफ़ी सीनियर पोजीशंस में रहा। तो सर जब आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल में जब आप वर्क करते थे तो उस समय का ऐसा कोई अनुभव बताएं कि जो आपको एक कहते हैं ना कि ज़रूर ऐसा लगा कि उससे आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे प्रकृति के करीब ही जाना चाहिए? ये 97 की एक्चुअली बात है, जब मैं नेशनल ज्योग्राफिक में सीईओ था और हमने अपने एक ट्रेड डेलीगेशन को हम लोग बांधवगढ़ लेके गए थे। फिर हम एक रिजॉर्ट में रुके थे। उस समय ये सारे नेशनल पार्क्स इतने फेमस भी नहीं थे, लेकिन जब वहाँ पे हम लोग रहे तो फिर मुझे लगा कि काश मैं भी शायद ऐसा कभी हो कि मैं भी एक रिजॉर्ट चालू कर सकूं और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रकृति के करीब बिता सकूं। तो ये तो खैर एक थॉट था उस समय, लेकिन उसके बाद कुछ अवसर ऐसे हुए कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। और फिर उससे लगभग 10 साल बाद 2008 में मैंने महुआ वन जो है वो फिर भी मैं वापस आना चाहूँगी कि आप मीडिया में गए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, फिर आप एक न्यू मीडिया में आए, न्यूज़ चैनल को आपने इस्टेब्लिश किया। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि मध्य प्रदेश में को मैं अपनी कर्मभूमि बनाना चाहता था। मतलब जो भी मैंने सीखा उसको वापस कैसे मैं मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो एक अवसर ऐसा आया जहाँ मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने जो बंसल न्यूज़ चालू करना चाहते थे, और क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो था वो मीडिया में था, मीडिया के विभिन्न चीज़ों में था, तो फिर वो अवसर को मैंने लिया ताकि मैं मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा न्यूज़ चैनल सेटअप कर सकूं। मध्य प्रदेश में जो टैलेंट है उसको एक अवसर मिल सके, और यही सोच के फिर मैंने बंसल न्यूज़ सेटअप किया। और बंसल न्यूज़ यहाँ का पहला चैनल था जिसने मध्य प्रदेश के अंदर ही अपना स्टूडियो बनाया कि यही कारण था कि मैं वापस मध्य प्रदेश में काम करना चाहता था। और मेरा रिजॉर्ट तो एक तरह से उस समय चल ही रहा था, और दूसरा योगा का भी वेंचर मेरा थोड़ा चालू हो गया था, तो मैं अपना समय दे सकता था। तो यही कारण था जिसने मुझे वापस बंसल न्यूज़ से जोड़ा। तो सर जैसे ये सब चीज़ें तो आप करते ही रहे, साथ में फिर आपने सितार भी बजाना शुरू किया। तो सितार की तरफ, एकदम म्यूज़िक की तरफ आपका कैसे झुकाव हो गया? म्यूज़िक की तरफ तो देखिए वो एक पर्सनल हॉबी मैं अपनी ऐसी रखना चाहता था जो मैं अपने खुद के आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए करूं। संगीत और सितार मुझे लगा कि एक ऐसा माध्यम है जो आपको आनंद भी देता है और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली उससे ग्रो करते हैं। और ये एक ऐसी हॉबी है जो मैं अपने स्वयं के आनंद के लिए करता हूँ। तो इस तरह मैं सितार से जुड़ा। सर जैसे आपने कहा है कि आप सितार आपकी हॉबी रही है और आप उसे किसी भी एक माहौल के अकॉर्डिंग आप बजा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ महुआ हाउस में हैं, प्रकृति के बीच में हैं, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही है, तो इसमें आप सितार की ऐसी कोई बंदिश या कोई ऐसी धुन आप बजाए तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि प्रकृति जो है वो ईश्वर का ही एक रूप है, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये रेलेवेंट भी है कि जब सारी चीज़ें एक हैं तो फिर हम लोग एक दूसरे से क्यों इतनी घृणा करते हैं। तो मैं एक ऐसी बंदिश बनाता हूँ जिसमें कि
खूब सर। तो सर ये प्रकृति के बीच में सितार बजाना, वो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आत्मिक जो शांति है वो कहीं दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती मुझे है। तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि स्वर जो हैं वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, आपके मन को एकदम शांत कर देते हैं। सर जैसे आपने ये सितार बजाया तो एक आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। उसी तरह मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे जब खुशी का माहौल होता है तो किस धुन को बजाया जाता है, और जब अगर दुख का एक समय होता है उस समय हम इसे किस धुन को बजाते हैं? हमारे यहाँ जो राग हैं, राग स्वरों के अलग अलग समूह को राग बोला जाता है। तो जैसे एक राग यमन है, उसके स्वर समूह में आपको एक दो धुनें ऐसी सुनाऊंगा उसी राग की, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये खुशी के या इवनिंग के मूड में या कभी आप लोग बजा सकते हैं इसको। तो जैसे ये हो गया, ये राग यमन है। अब क्या होता है कि स्वरों के समूह को आप थोड़ा सा बदल दो तो पूरा एक उसका मूड चेंज हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप दुख भरा कोई राग है, तो जैसे एक राग शिव रंजनी है, एक ही स्वर में इसमें बदलूंगा तो आप देखिए राग उसका पूरा भाव ही बदल जाता है। जैसे कि कहाँ गए वो दिन। तो सर आपने बहुत ही अच्छी धुन हमें सुनाई है, दुख में कैसे बजाया जाता है सितार और हैप्पी मूड में कैसे बजाया जाता है। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपके योग का जो सफ़र है उसके बारे में आपसे बहुत सी बातें करेंगे। सर ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। तो सर अब हम आपके योग के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि आप ने महुआ वन डेवलप किया, उसके बाद वो इतना फेमस हुआ, उसके बाद आपने योग को शुरू किया और मुंबई में एक योगा हाउस स्टूडियो आपने इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे नामी गिरामी फिल्मी हस्तियाँ योग सीखने के लिए आती है। और वहाँ की हमने कई और बहुत सारी बातें सुनी कि आप योग की शुरुआत
और उसके साथ में किस तरीके से फूड को लिया जाए कि जिससे कि योग भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे स्प्राउट से शुरुआत होती है, तो ऐसी बहुत सी खूबियाँ हमने सुनी है, तो आप बताइए कि कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया इसको? योग का भी मेरा जो सफ़र था वो एक अवसर की से ही स्टार्ट हुआ। जब मैं भोपाल में रहता था तो एक शासकीय योगाश्रम के बगल में मैं रहता था। तो अपने टीनेज में मैं वहाँ जाके वहाँ पे जो पिक्चरें बनी हुई हैं और योग के जो आसन बने हुए हैं, वहाँ के रूम्स थे, वहाँ पे जाके मैं अपने आप ही वो सारे आसन सीख गया। मुझे कभी-कभी लगता है कि ये मेरा एक प्राकृतिक ही मुझे नेचुरली योग की तरफ झुकाव था और मैं काफ़ी जल्दी वो सब सारी चीज़ें सीख गया। लेकिन फिर जब मेरा एजुकेशन का सफ़र चालू हुआ या जब मेरा कॉर्पोरेट करियर चालू हुआ, उसमें मैं योग से उतना जुड़ नहीं पाया। कभी-कभी ऐसे शौकिया कर लिया लेकिन नहीं। फिर मैंने जब कॉर्पोरेट जगत से ब्रेक लिया तो मैंने सोचा कि अपने स्वास्थ्य पे भी मेरे को दोबारा पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसी से मेरी योग की यात्रा दोबारा स्टार्ट हुई। तो मैंने फिर उसके बाद फिर योग को सिखाया कैसे जाए, तो उसके लिए फिर मैंने एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स लिया और वो करने के बाद मैंने लोगों को योग सिखाना चालू किया। फिर जब मुंबई में एक ऐसा अवसर आया जहाँ पे एक योगा स्टूडियो सेटअप करने का इस्टेब्लिश करने का एक अवसर आया। तो हमारी पार्टनर एक विदेशी महिला थी, तो हमने मिलकर फिर योगा हाउस को सेटअप किया वहाँ, जो आज भी काफ़ी नाम है उसका, काफ़ी फेमस योगा स्टूडियो है। और उसके साथ साथ क्योंकि दिन में और वहाँ पे और कुछ गतिविधि नहीं होती थी, तो उसके साथ साथ हमने एक आहार का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है आपकी जीवन शैली में। योगा के साथ में अगर उसको मेंटेन किया जाए तो और अच्छे से तो फिर हमने एक रेस्टोरेंट भी साथ में ही सेटअप किया, जहाँ पे हम हेल्थ कॉन्शियस फूड जो होते कहते हैं आप उसको, वो हम लोगों को प्रोवाइड कराते थे, जिसमें तरह तरह के सूप होते थे, पूरा वेजिटेरियन था। तो सर जैसे आप भोपाल में हैं अभी, आप भोपाल आपका नेटिव प्लेस है ही और आप यहाँ पे भी समय देते हैं। उसके बाद फिर आपका महुआ वन रिसॉर्ट है, फिर आपका योगा स्टूडियो है, फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस है। तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? फिर आपको म्यूज़िक को भी टाइम देना है। ये कि जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो आपको उसकी थकान या उसका बोझ नहीं लगता है। तो मध्य प्रदेश में अब मैं अपना बेस मेरा भोपाल ही रहेगा। मैं भोपाल में ही पला बड़ा और वापस अब मैं भोपाल में ही रह रहा हूँ। तो आजकल काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन भी मैनेज हो जाती हैं। तो ऑनलाइन पे और टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं, तो आप अपने चाहे रिज़ॉर्ट हो, चाहे स्टूडियो हो, उसको आप सुचारू रूप से चला सकते हो और अपने यूज़र्स से या अपनी कम्युनिटी से आप उसके थ्रू जुड़े रह सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो मैं आजकल टेक्नोलॉजी का ही उपयोग ज़्यादा करता हूँ और इसी तरह से मैं अपनी जीवन यहीं से फिर आप हर जगह मॉनिटरिंग भी रखते हैं। हर जगह की मॉनिटरिंग में सीसीटीवी हो या इसके करेक्ट। जी। तो सर थैंक्स टू हम कोविड भी कह सकते हैं कि कोविड के आने के बाद ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा शुरू हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। कोविड के आने के बाद ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इससे अब आप काफ़ी बड़े समूह से जुड़ सकते हो। पहले तो आप एक तरह से सीमित ही थे कि आपके क्लास में 14 लोग से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। लेकिन अब और शायद जो बॉम्बे में ही हो या मुंबई में हो या जहाँ पे भी आपका स्टूडियो, वहीं के लोग आपसे जुड़ें। लेकिन अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से आप विश्व में कहीं से भी स्टूडेंट से जुड़ सकते हो। तो अभी भी ऐसा है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो यूएस में हैं, तो जब वहाँ शाम होती है यहाँ सुबह होती है तो वो भी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। आप योगा इतने सारे लोगों को सिखाते हैं ऑनलाइन भी, तो कुछ ऐसे योगा टिप्स आप हमें बताएं। जैसे आजकल लोगों को बहुत बीपी की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा है, तो किसी को कोविड के बाद से कुछ मल्टीपल और प्रॉब्लम्स हो गई है। तो इसके लिए कौन-कौन से बीमारियों के लिए अलग-अलग योगा है, उसके बारे में आप? योग में जो आसन होते हैं वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़े-बड़े बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो अलग-अलग बीमारियों में भी अलग-अलग आसनों का उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे मैं बोलूँ सबसे बड़ा हमारा जो पार्ट होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही संचालित होता है। तो रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बना के रखना और उसकी एक्सरसाइज रेगुलरली करना वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि अब मैं बोलूँ कि अगर आप बैठें, आपकी रीढ़ की हड्डी नेचुरली अगर आप ऐसे टिक के बैठते हैं तो थोड़ी सी ऐसी मुड़ जाती है। लेकिन अगर आप कुर्सी में जब बैठ के काम कर रहे हैं और अगर आप थोड़ा आगे की तरफ बैठें तो आप देखेंगे नेचुरली जो रीढ़ की हड्डी है
वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो जाती है तो आपका चेस्ट भी खुल जाती है, जिससे आपकी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो पोस्चर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले चीज़ तो आदमी को जो सही करनी चाहिए कि हमारा पोस्चर है, चाहे खड़े हों चाहे हम बैठे हों, हमारा चेस्ट ओपन रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी लंग की जो कैपेसिटी है वो हमारे पोस्चर से डिपेंड करती है। अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मेरे लंग 15% सिकुड़ जाएंगे, मैं ऐसे करूंगा तो मेरे लंग शायद 15% और बड़े हो जाएंगे। और हमारे को सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है वो ऑक्सीजन से ही आती है। तो जितना ज़्यादा हमारा पोस्चर ठीक रहेगा वो हमारी। उसके अलावा और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल लोगों को बहुत उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक योगा के आसन से जिससे कि उन्हें उससे फ़ायदा मिले। हाँ, तो मैं आपसे ये 3 फोकस रहना चाहिए। तो इसके लिए एक मेडिटेशन भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इसमें मेडिटेशन को कैसे
किया जाए कि हम अपने मन को शांत रखें और फोकस्ड रखें? तो देखिए, योग की जो परिभाषा है, योग चित्त वृत्ति निरोधम। तो योग चित्त वृत्ति निरोधम का मतलब कि चित्त की जो वृत्तियाँ, उसका जो निरोध है, ये योग है, यानी मन का शांत होना ही योग है। हम उसको आसन से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो लोगों को लगता है योग का मतलब आसन है, लेकिन आसन एक बहुत छोटा पार्ट है। असली तो योग की डेफिनेशन का मतलब ही मेडिटेशन है, कि जब आपकी चित्त की वृत्तियाँ जो हैं वो शांत हो गई, तो आपका मन अपने आप ही शांत हो गया और आप योग में हो गए। योग का मतलब हुआ कि आप और जो आपके चारों तरफ एनर्जी है, उसमें एक यूनियन हो गई, उसको योग बोलते हैं, उसके जुड़ गए आप। मतलब एक आपका इंडिविजुअल सेल्फ नहीं बचा, आप पूरी प्रकृति से एक हो गए, उसका मतलब होता है योग। इसीलिए जैसे हम जो अपने पुराने महात्मा और महावीर जी की बात कर रहे हैं या बुद्ध की बात कर रहे हैं, वो लोग हमेशा एक मेडिटेशन की मुद्रा में उनको देखा गया। बिकॉज उसी मुद्रा में हम एक योग में प्रकृति के साथ या एनर्जी के साथ एक योग में रहते हैं, तो उसी का मतलब योग होता है। तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, आप कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आप केवल अपनी सांस के आने जाने को देखते रहें। इसको बुद्ध ने आनापानसति योग या विपस्सना बोला था, कि आप बस अपने सांस को देखें, वो सांस अंदर आई, फिर एक क्षण के लिए सांस रुकी और फिर सांस बाहर चली गई। अगर आपका ध्यान पूरा उस सांस पे रहेगा, तो आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। मन में जो हमारे विचार होते हैं, वो या तो इमेज होती है, कोई हमारे कोई इमेज दिख रही है, या कोई हमको शब्द दिख रहा है। धीरे धीरे अगर हम अपने सांस पे ध्यान रखें, तो ये शब्द आना, ये इमेजेस आना मन में बंद हो जाएंगे। और जब ये सब बंद हो जाएंगे, तो हम एकदम एकाग्र हो जाएंगे। उसी एकाग्रता को हम ध्यान बोलते हैं, या उसी एकाग्रता को हम समाधि बोलते हैं। तो अगर जितने ज़्यादा हम समय एकदम शांत माइंड में हो सकें, या माइंड हो ही ना, एकदम शांत हो जाए, तो वही मेडिटेशन है, वही योग भी है। तो सर, जैसे अब हम देखते हैं कि इतने लोग ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, सब कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं 8-8, 10-10, 12-12 घंटे। तो सर, उन लोगों के लिए आप क्या ऐसे योग की टिप्स बताएंगे कि उनका जो हेल्थ है वो अच्छी रहे? देखिए, क्योंकि हम कंप्यूटर में ज़्यादा काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा, हम लोग कुर्सियों में ज़्यादा बैठे रहते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देता हूँ जो कुर्सी में बैठे बैठे ये आदमी आसानी से कर सके। सबसे ज़्यादा हमारे जो एनर्जी ब्लॉक होती है, वो हमारे जॉइंट्स में होती है। जैसे हमारा एंकल जॉइंट है, या हमारा रिस्ट जॉइंट है, या हमारा शोल्डर जॉइंट है, नेक जॉइंट है। तो ये यहीं पे हमारी ज़्यादातर एनर्जी ब्लॉक होती है। तो जैसे आप, बहुत ही सिंपल चीज़ है, अपने हाथ को ऐसे आगे करें और रिस्ट को एक बार ऐसे रोटेट कर लें, इंटरनल रोटेशन और फिर एक्सटर्नल रोटेशन। तो रिस्ट में आपकी जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है जॉइंट में, वो इस रोटेशन से वापस फ्री हो जाएगी, फिर उसका इसमें जो फ्लो है वो स्मूथ हो जाएगा। तो एक तो आपने ऐसा कर लिया, या आपने केवल हाथ को ऐसे पकड़ के खींच लिया और फिर आपने ऐसे इसको डाउन कर लिया, दोनों तरफ आपने कर लिया। तो इससे आपकी जो रिस्ट है ये खुल गई। फिर आप अपने शोल्डर पे आ जाएं, तो थोड़ा सा आपने अपने एल्बोस को पीछे किया और ये शोल्डर को ऐसे रोटेट कर लिया एक्सटर्नली। तो इससे आपका जो सॉकेट मूवमेंट हो रहा है शोल्डर का, यहाँ पे अगर आपका कोई एनर्जी ब्लॉक है, तो वो आपका, और फिर आप उसको इंटरनली रोटेट कर सकते हैं। तो ये शोल्डर के लिए काम हो गया। एक गोमुखासन होता है, उसको भी आप शोल्डर के लिए कर सकते हैं। आपने अपना एक हाथ पीछे रखा और दूसरे हाथ से आपने अपनी ये उंगलियां पकड़ ली। अगर आप अपनी उंगलियां पकड़ नहीं पाते हैं, तो एक कोई रुमाल पकड़ लीजिए हाथ में। तो ये मुद्रा में ही आपका, देखिए, आपका शोल्डर जॉइंट एक्टिव हो जाता है, हो जाता है। तो दोनों तरफ से कर लिया आपने। तो कई लोगों को सर आजकल नी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, घुटने के, कई लोगों को कहते हैं कि उसका लिक्विड फ्लूइड जो है वो सूख गया है, इसलिए दर्द हो रहा है। ये बहुत आजकल हम देख रहे हैं, या लोगों ने चलना बहुत कम कर दिया, हो सकता है ये भी हो, पता नहीं, एनी रीजंस। तो उसके लिए भी तो देखिए, शोल्डर जॉइंट भी दुखने लग जाता है। हाँ, तो शोल्डर जॉइंट बताया। अब नी के लिए क्या, अगर आप वज्रासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं, तो नी आपकी एक्सटेंड हो जाती है। तो आप वज्रासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठे, आपकी नी एक्सटेंड हो रही है। अच्छा, नी की मसल्स अगर वीक हो रही हैं, तो आपको अपनी थाई की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि जब ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो ये यहाँ की मसल्स पे से भार कम हो जाएगा। तो एक उत्कट आसन बोलते हैं, जिसे चेयर पोज बोलते हैं, जिसको थोड़ा सा आप ऐसे करके ही कर सकते हो, तो इसको चेयर पोज बोलते हैं। अब आप ऐसा करोगे तो आपकी ये मसल्स स्ट्रेंथ हो रही हैं। जब ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गई, तो आपकी नी की मसल्स पे जो वीकनेस आती है, वो उस पे से भार कम हो जाता है, तो ये मसल्स उसका काम करने लगती हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप वज्रासन में बैठोगे तो आपका एंकल जॉइंट भी खुल जाएगा।
तो सारे जॉइंट्स को खोलना। फिर सिंपली आपने अपने नेक जॉइंट है उसको के लिए आपने ये 2-3 मूवमेंट ऐसे कर लिए, फिर एक ऐसा मूवमेंट कर लिया और फिर अगर आपने ऐसा मूवमेंट कर लिया, तो इससे आपका नेक जॉइंट का भी एनर्जी जो ब्लॉक हो रही है वो भी खुल जाएगी। तो कभी भी योग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने जॉइंट्स खोल लेने चाहिए। तो कभी भी जैसे हमारा कोई योग का सेशन होता है तो हम अपने जॉइंट्स को, और फिर आप जैसे बैठे हो आपकी स्पाइन भी लचीली, एक तो आप बैठ ठीक गए तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो गई। अब एक सिंपल चीज़, आपने अपने हाथों को ऐसे किया और अपना ऐसे आपने पीछे की तरफ देखना चलो, इससे आपकी स्पाइन लचीली हो गई। इस तरह से आप कर सकते हो। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें योगा के बारे में भी बहुत सी जानकारी दी, बहुत से आसन बताए जिससे कि कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अचल जी ने जो योग के बारे में हमें बहुत सी जानकारी दी कि किस तरह से स्वस्थ रहा जाए, तो आप भी योग करें और स्वस्थ रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।